आज हम लोग भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था से रिलेटेड जो टॉपिक है लोकसभा से रिलेटेड कॉन्सेप्ट पे चर्चा करेंगे तथा इनसे रिलेटेड जो भी प्रश्न आएगा उसका भी हम लोग हल करेंगे और कॉन्सेप्ट की भी हम लोग चर्चा करेंगे ताकि इससे रिलेटेड जो भी प्रश्न पूछा जाए या बन सके वो सभी हल हो पाए। तो ये जो टॉपिक लोकसभा है, देखते हैं हम लोग। पहला प्रश्न करा, निम्नलिखित में से कौन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है। अब इससे पहले हम लोगों ने जाना था राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के बारे में, उसके बाद राज्यसभा के बारे में। तो ये लोकसभा जो जनता के द्वारा सीधे चुनकर प्रतिनिधि यहाँ पे आते हैं। तो कह रहा है कि जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से जो निर्वाचित सदन होते हैं वो कौन होते हैं? राज्यसभा। तो वह राज्यसभा जनता के द्वारा प्रत्यक्ष नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष होते हैं, यानी कि जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि वह राज्यसभा में क्या हो रहे थे, जो सदस्य हो रहे थे, जिनका क्या हो रहा था, जो आ रहे थे, जो निर्वाचित हो रहे थे, उसमें विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग ले रहे थे। तो वह राज्यसभा तो नहीं होगा। यहाँ पर कहा कि जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से, तो वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा। लोकसभा में जनता द्वारा सीधे प्रत्यक्ष रूप से आप जो सांसद के रूप में जानते हैं उस सांसद को हम लोग वोटिंग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और आपको बता दें कि जो लोकसभा के बारे में वह संविधान के अनुच्छेद 81 में कहा गया है कि लोकसभा की संरचना का और उसके जो कार्य है इसका वर्णन किया गया है, यानी संरचना का वर्णन किया गया, जिसके अनुसार लोकसभा में अधिकतम 552 सदस्य हो सकते हैं, इसका भी चर्चा किया गया। तथा यह कहा गया है कि राज्यों के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से अधिकतम कितना है, वह 530 सदस्य निर्वाचन किया जाएगा और संघ राज्य क्षेत्रों से जो है जो प्रतिनिधित्व आएंगे निर्वाचित होकर वह 20 सदस्य आएंगे। तो यह ध्यान में रखिएगा कि जो राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से अधिकतम 530 और संघ राज्य क्षेत्रों से जो निर्वाचित अधिकतम होंगे वह 30 हो जाएंगे, तो ये 20 हो जाएंगे। तो 30 20 क्या हो गया, 550 हो गया और 2 होगा एंग्लो इंडियन से। अगर क्या हो, अगर भारत के राष्ट्रपति को ऐसा प्रतीत हो कि जो एंग्लो इंडियन का प्रतिनिधित्व कम है, तो उस परिस्थिति में अनुच्छेद 331 के अनुसार वो 2 को नियुक्त कर सकता है। आगे चर्चा होगी। 2 में देखते हैं, भारत में लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करता है। काफी अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन में राज्यों का विधानसभाओं के द्वारा, राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के द्वारा, भारतीय जनता के द्वारा, राजनीतिक दल के द्वारा। तो भारत में जो लोकसभा वह किसका प्रतिनिधित्व करता है, तो वह करता है भारतीय जनता का। तो ये इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अभी हम लोगों ने बात किया कि जो लोकसभा का जो वोटिंग होता है, जो इसमें निर्वाचन होता है, जो भाग लेते हैं, जो उनका निर्वाचन होता है, उसमें सीधे जनता तौर प्रत्यक्ष रूप से भाग लेती है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 2 का हो जाएगा सी, प्रत्यक्ष जनता के द्वारा हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, 3 में कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के गठन में के संबंध में प्रावधान किया गया है। तो अभी हम लोग चर्चा किए कि भारतीय लोकसभा के गठन के संबंध में जो प्रावधान किया गया है वह अनुच्छेद 81 में किया गया, 81 में, जिसमें हम लोगों ने जाना कि लोकसभा की संरचना का वर्णन किया गया है, जिसमें बताया गया है कि लोकसभा में जो अधिकतम सदस्य होंगे वह 552 होंगे तथा राज्यों के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से 530 सदस्य आएंगे तथा संघ लोक सेवा क्षेत्र से, यानी कि संघ राज्य क्षेत्र से, संघ लोक सेवा नहीं, संघ राज्य क्षेत्र से जो प्रतिनिधि आएंगे वो 20 आएंगे और 2 राष्ट्रपति को प्रतीत होगा एंग्लो इंडियन कम प्रतिनिधित्व करा, तो उस परिस्थिति में करेगा तो वह 331 में यही कहा गया है कि यह राष्ट्रपति को लोकसभा में अगर आंग्ल भारतीय समुदाय का जो प्रतिनिधित्व कम प्रतीत हो रहा है, तो उस परिस्थिति में 2 एंग्लो इंडियन को क्या कर सकता है, नियुक्त हो सकता है। इसकी चर्चा हम लोग विधानसभा में किए थे कि वहां भी राज्यपाल को है। तो वह बताइए कौन सा अनुच्छेद में था, तो यह हो जाएगा उपरिक्त, दोनों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट 4 में देखिए, मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई थी। तो कह रहा मूल संविधान में, यानी जो मूल संविधान लिखा गया था उसमें लोकसभा सदस्यों की जो निर्धारित की गई थी वह 500 निर्धारित की गई। फिर आप आगे देखेंगे कि इसको संविधान संशोधन 31 में संविधान संशोधन, यानी कि वह 1974 में होता है। फिर उसके बाद इसकी सीटों की संख्या को बढ़ाकर कितना किया गया, 445 किया गया। नेक्स्ट देखेंगे 31 में कह रहा है कि 31वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की गई। तो 31वें संविधान संशोधन जो कब हुआ था, वह 1973 ईस्वी में हुआ था। उसमें सीटों की संख्या 500 से बढ़ाकर जो मूल संविधान में 500 लिखा हुआ था वह 445 कर दिया गया। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 6 में देखिए, लोकसभा का अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है। यह भी काफी अच्छा प्रश्न है। अब लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या हम लोगों ने चर्चा किया कि अनुच्छेद कौन सा, अनुच्छेद 81 में कहा गया लोकसभा के संरचना का वर्णन किया गया और इसमें कहा गया जिसके अनुसार लोकसभा में अधिकतम जो सदस्य होंगे वह 552 होंगे, जिसमें हम लोगों ने जाना कि राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से अधिकतम 530 सदस्य आएंगे और संघ राज्य क्षेत्र से वो 20 सदस्य आएंगे और 2 एंग्लो इंडियन अगर कम प्रतिनिधित्व प्रतीत हो रहा उस परिस्थिति में। 552 में देखिए, भारत में लोकसभा के कितने सदस्यों का राज्य जनता सीधे निर्वाचित करती है। करा भारत वर्तमान में लोकसभा में कितने सदस्यों को राज्य
है जो जनता सीधे निर्वाचित करती है। आपको पता होगा कि जो लोकसभा का तो 552 सीट है, लेकिन वर्तमान में जो प्रभावी है वह कितना हुआ 545 है। तो इस प्रश्न में 545 कहीं ऑप्शन नहीं है, तो वह हो जाएगा जो राज्य तौर पर कर रहा है यहाँ पर राज्य के जनता यानी राज्य में 530। अभी हम लोग चर्चा किए कि जो राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से 530 और संघ सेवा क्षेत्र से यानी कि यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश से वह 20, ये है क्राइटेरिया। तो यह हो जाएगा। तो यहाँ पर पूछा है राज्य की जनता सीधी निर्वाचित करती है तो वह 530, अगर पूछ दिया जाता क्या संघ राज्य क्षेत्र से तो वह हो जाता 20। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 8 में, वर्तमान में संघ शासित क्षेत्रों की जनता लोकसभा में अपने कितने प्रतिनिधित्व को निर्वाचित करती है। आ गया प्रश्न। अब देखिए कह रहा है कि संघ शासित क्षेत्रों में, तो अभी हम लोग चर्चा किए थे कि राज्यों के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में अधिकतम 530, उसके बाद जो संघ शासित क्षेत्रों के लिए जो निर्वाचित सदस्य अधिकतम वह 20 होंगे और 2 क्या होंगे, अनुच्छेद 331 के अनुसार कहा गया कि यदि राष्ट्रपति को एंग्लो इंडियन का प्रतिनिधित्व कम प्रतीत हो रहा हो तो उस परिस्थिति में 2 एंग्लो इंडियन को वह नियुक्त कर सकता है। 9 में देखिए कि राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधित्व को लोकसभा में मनोनीत कर सकता है। अभी हम लोग चर्चा किए कि अनुच्छेद 331 के अनुसार यदि राष्ट्रपति को लोकसभा में एंग्लो इंडियन का कम प्रतिनिधित्व प्रतीत हो रहा है तो उस परिस्थिति में 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत कर सकता है। और हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि विधानसभा में किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को 1 एंग्लो इंडियन मनोनीत करने का अधिकार है। आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिए। 10 में बताइए वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की प्रभावी संख्या कितनी है। तो अब करा प्रभावी, अभी हम लोगों ने अधिकतर तो 552, लेकिन जो प्रभावी है वो 545 है। तो ध्यान में रखेंगे। 11 में है राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को किस अनुच्छेद के तहत मनोनीत किया जाता है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। अब जिसका प्रश्न हमने आपसे पूछा उसका हल इस ऑप्शन में मिल जाएगा। तो 330, 331, 333, 335 ये 4 अनुच्छेद का वर्णन है। यहाँ पर पूछा है लोकसभा में तो वह हो जाएगा 331, जिसमें हम लोगों ने जाना कि लोकसभा में जो क्या है, यदि राष्ट्रपति को लोकसभा में एंग्लो इंडियन का प्रतिनिधित्व कम प्रतीत हो रहा है उस परिस्थिति में 2 एंग्लो इंडियन को वो क्या कर सकता है, मनोनीत कर सकता है। और वही विधानसभा में अगर क्या हो, अगर विधानसभा में जरूरत हो तो वह क्या कर सकता है, अनुच्छेद 333 के तहत राज्यपाल को अधिकार है वह 1 को। और कुछ राज्यों में तो है और कुछ राज्यों में विघटन भी किया था। जब विधानसभा हम लोगों ने चर्चा किया था तो वहाँ पे इसकी चर्चा हुई। तो आप बताइए कि कौन से राज्यों में एंग्लो इंडियन को मनोनीत किया जाता है। नेक्स्ट 12 में बताइए लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय से 2 सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है। तो लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय को तो मनोनीत करने का हुआ भारत के राष्ट्रपति को है, वह अनुच्छेद 331 में इसका प्रावधान देता है। नेक्स्ट 13 में देखिए लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती है। तो काफ़ी अच्छा प्रश्न है। यहाँ पर लोकसभा राज्यसभा के बारे में भी जाना था, जिसमें जनसंख्या भी था और क्षेत्रफल भी था, जिसपे दोनों पे हम लोगों ने चर्चा किया था, दोनों हम भूमिका। तो लोकसभा में जो राज्यों का जो सीटों का आवंटन होता है वह मुख्य रूप से होता है जनसंख्या के आधार पर, है ना, भाषाई के आधार पर। हालांकि हम लोग देखेंगे कुछ राज्यों का गठन हुआ तो जो लोकसभा सीटों का आवंटन है उसमें जनसंख्या का अहम भूमिका होती है। अब बताइए कि कितना जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है, यानी एक लोकसभा का जो क्राइटेरिया रखा गया वह 7.5 लाख पॉपुलेशन पर एक लोकसभा सीटों को क्या किया गया, क्राइटेरिया को रखा गया है, निर्धारित किया गया। अब बताइए विधानसभा में जो एमएलए को चुनाव होता है यानी कि जो विधायक होते हैं वह कितने सीटों पर प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी कि एक विधायक वह कितने जनसंख्या को कवर करता है। तो वहाँ पर एक विधायक का जो प्रावधान किया गया वह 65,000 था। तो यह भी ध्यान में रखना है आपको। 65 था या 75,000, 75,000 था, 65 नहीं था। 13 के बाद 14 में हम लोग आते हैं। 14 में कह रहा है कि वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है। कह रहा है किसके आधार पर जो लोकसभा में आवंटन निर्धारित है, 151 के आधार पर, उसके बाद जनगणना है 1961 के आधार पर, 1971 के आधार पर, 1991 के आधार पर। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1991 के जनगणना के अनुसार। भारत के प्रत्येक राज्य को उसकी जनसंख्या के आधार पर लोकसभा सदस्य मिलते हैं। वर्तमान में यह 1971 की जनसंख्या पर आधारित है, जो अगली बार 1926 तक, यानी कि अगली बार 1926 तक वो वही रहेगा, यानी निर्धारित कर दिया गया। तो ये ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्र की सीमा निर्धारित पहली बार निम्नलिखित में से कब किया गया। 1970 में किया गया, 72, 73, 76, यानी कि लोकसभा के निर्वाचन जो क्षेत्र है उसकी सीमा का निर्धारण। आपको पता होगा कि हर एक जनसंख्या के बाद क्या होता है, सीमा निर्धारण के लिए परिसीमन आयोग का गठन किया जाता है और उस परिसीमन आयोग राष्ट्रपति के द्वारा आयोग का गठन किया जाता है। और आपको बता दें कि लोकसभा और राज्य विधानसभा सीटों की जो सीमाओं का जो
पुनर्निर्धारण होता है उसका कार्य परिसीमन आयोग का होता है। अब प्रश्न होता है परिसीमन आयोग का कार्य क्या होता है, तभी हम लोगों ने चर्चा किया कि जो होता है उनके सीमाओं का पुनर्निर्धारण करना, खासकर लोकसभा और विधानसभा का उद्देश्य यही होता है कि परिवर्तित जनसंख्या को, जो परिवर्तित जनसंख्या हुआ और हर एक जनसंख्या के बाद एक परिसीमन आयोग का गठन होगा। जैसे मान लेते 71 में हो तो 72 में उसका क्या होगा, परिसीमन आयोग का गठन हुआ। तो इस तरह से उसके बाद गठन होता और जनसंख्या के बाद परिसीमन अधिनियम को लागू किया जाता, वो राष्ट्रपति करता और जनसंख्या के का समान प्रतिनिधित्व करने के लिए यह प्रक्रिया को अपनाई जाती है। तो ध्यान में रखेंगे वह 1976 जो होगा, यानी कि 15 का प्रश्न का क्या सर जाएगा, वह हो जाएगा 1976। तो ध्यान में रखना है 1976 नहीं 1976 नहीं होगा, मिस्टेक हो गया, वह 1972 होगा। यानी 1972 में पहली बार क्या किया गया था, सीमा निर्धारण जो है यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा किया गया था। नेक्स्ट 16 में देखिए, हालांकि परिसीमन आयोग का गठन हर एक जनसंख्या के बाद आप देखेंगे कि किया गया, हाँ बीच में 1991 में एक बार नहीं किया गया था। 16 में देखिए, लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित, 1971 में जनगणना हुआ, उसके बाद 72 में परिसीमन आयोग हुआ, फिर वह निर्धारण किया जो प्रश्न ऊपर हम लोगों ने देखा। तो लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित था। यह निर्धारित किस वर्ष यथावत तक रहेगी, तो यह वह जब निर्धारित किया गया था तो वह 2026 तक क्या यथावत रहने की बात की गई थी कि इसमें चेंज नहीं होगा, अभी भी वही है। नेक्स्ट देखिए 17 में, लोकसभा में सभी निर्वाचन निम्न में से किस प्रकार के होते हैं। तो जो लोकसभा के जो सभी निर्वाचन होते हैं, निर्वाचन क्षेत्र में किस प्रकार के निर्वाचन होते हैं। ऑप्शन में एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र, बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए क्या होता है निर्वाचन क्षेत्र। स्वाभाविक सी बात है कि एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र हम एक चुनते हैं। अब प्रश्न उठता है कि बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र क्या, तो वो जब हम लोग क्या पढ़ते थे, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा जो एकल संक्रमणीय मत पद्धति था, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, उसमें हम लोग देखते थे कि जो राज्यसभा का चुनाव का हो रहा था, सदस्यों का निर्वाचन हो रहा था, उसके बाद उपराष्ट्रपति में था, राष्ट्रपति में था, तो वो प्रक्रिया के अपनाया जाता, वोटिंग एक ही किया जाता, लेकिन उसमें वरीयता को क्या किया जाता, प्राथमिकता दिया जाता कि आप पहले वरीयता क्रम में किसे देखना चाहते हैं, द्वितीय वरीयता क्रम में किसे देखना चाहते हैं। यानी वोट एक ही पड़ेगा, लेकिन उसमें जितने भी रहेंगे जो उम्मीदवार खड़ा होंगे उसे आप किस क्रम में देखना चाहते हैं वो उसमें दिया हुआ रहता कॉन्ट, मतलब वो आपको दर्शाना होता है। 18 में देखिए, लोकसभा में एक निर्वाचन क्षेत्र कम से कम कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। हमने प्रश्न पूछा था आपसे कि जो विधायक होते हैं, एक विधानसभा के क्षेत्र का जो विधायक होता है, यानी विधानसभा का जो एक निर्वाचन क्षेत्र कम से कम कितना जनसंख्या कवर करता है, तो साढ़े यानी कि 75,000 था। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये 75 लाख है। लोकसभा का जो सांसद होता है 7.5 लाख जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। ध्यान में रखिएगा। 9 में देखिए, अनुसूचित जाति जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए लोकसभा में कितने सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की गई थी। इसकी चर्चा कितनी बार कर चुके हैं हम लोग। जब विधानसभा पढ़े थे तो वहाँ भी हम लोगों ने देखा था, क्योंकि विधानसभा के लिए भी कुछ आरक्षित सीटें थे। वो कितना था, याद करिए, आप बताइए, आगे चर्चा हम करेंगे। तो हम लोग अभी जानेंगे कि लोकसभा में जो अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए वो सीटों का आवंटन किस प्रकार से किया गया है, वह कौन सा अनुच्छेद के तहत किया गया, वो हम लोग जानेंगे। तो वह जो है अनुच्छेद 330 के साथ क्या किया गया है, लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के सीटों का आरक्षण दिया गया, जिसमें अनुसूचित जाति के लिए 84 और जनजाति के लिए 47, यानी टोटल मिलाकर 131 क्या किया गया, जनजाति और जाति जो अनुसूचित हैं उनके लिए सुरक्षित स्थान की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट देखिएगा 20 में, भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न हुआ। काफ़ी अच्छा प्रश्न। आपको पता होगा कि पहले भारत स्वतंत्र होने से पहले एक अस्थायी सरकार के रूप में काम किया, जिसमें राजेंद्र प्रसाद क्या थे, कृषि विभाग है, वो अन्य उनकी भूमिका थी, ये बलदेव सिंह रक्षा विभाग था। तो वो काम किया, क्योंकि क्या था उस समय जो बाहरी शक्ति और आंतरिक शक्ति को क्या था उस समय जो मेंटेन करना था, उसके लिए वो गठन किया गया था। फिर क्या होगा कि 26 जनवरी 1950 संविधान बनने में 2 साल समथिंग वर्ष लगा, उसके बाद बनकर तैयार हुआ संविधान। उसके बाद 26 जनवरी को क्या किया गया, गणतंत्र दिवस चुना गया। आखिर में 26 जनवरी को ही क्यों चुना गया, इसकी चर्चा पहले भी की कि उस दिन क्या हुआ था, 1929 का जो अधिवेशन हुआ था कराची में, उस दिन क्या किया गया था, पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था और पूरे क्षेत्र में, पूरे भारत में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाने का फैसला किया गया था। तो उसी हुई 31 दिसंबर 1930 को आधी रात्रि में नावी नदी के तट पर तिरंगा भी फहराया गया था। 26 जनवरी के बहुत सारे लोगों ने कई क्षेत्रों में क्या किया, बढ़ चढ़कर भाग लिया और स्वतंत्रता दिवस मनाया था। तो इसलिए उस 26 जनवरी का दिन चुना गया। तो ये था उस समय का। तो यहाँ पर हम लोग जानेंगे प्रथम आम चुनाव, वह आम चुनाव 1952 में होता है। 1952 के बाद आप देखते हैं कि जो क्या होता है, राज्यसभा का पहली बैठक क्या होता है, 3 मई 1952 है ना, हाँ 52 को होता, और 3 अप्रैल 1952 को होता। और फिर उसके बाद आप देखेंगे कि जो
उसके प्रथम जो सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं वह 2 अप्रैल 1954 को होते हैं। तो वो तो राज्यसभा था। तो आम चुनाव 1952 में होता है और इस आम चुनाव में कांग्रेस की पूर्ण बहुमत आती है और कांग्रेस की सरकार बनती है। वही कांग्रेस जिसको महात्मा गांधी ने जब भारत आज़ाद हो गया था तब उन्होंने कहा था कि जिस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कांग्रेस का गठन किया गया उस उद्देश्य की प्राप्ति हो जाने पर उसे बंद कर देना चाहिए। हालांकि उनके बातों को दरकिनार किया गया और फिर वही कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ सरकार में आती है, फिर अभी भी वह है। तो देखिएगा भारतीय स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव वह 1952 ईस्वी में आया। 21 में देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है। काफी अच्छा प्रश्न है। चांदनी चौक है, दक्षिण मुंबई है, लक्षद्वीप है और कोलकाता उत्तर है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा लक्षद्वीप। लक्षद्वीप सबसे कम जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल है जनसंख्या नहीं है, जनसंख्या के कम ज़्यादा वो आगे हम लोग चर्चा करेंगे कि क्षेत्रफल की एक आएगा किसके दृष्टि से, ये मतलब जनसंख्या की दृष्टि से है ना, जिसमें हम लोग जानेंगे कि क्या होगा क्षेत्रफल भी आएगा। तो यहाँ पर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा लोकसभा तो इस चारों में से होगा लक्षद्वीप हो जाएगा। तो वह क्षेत्रफल जो कवर कर रहा है सबसे छोटा हुआ 64,429, ये इतना मतदाता को कवर कर रहा है, एक सीट है। तो ये ध्यान में रखिएगा। तो लक्षद्वीप दृष्टि से सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है किसके क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो क्षेत्रफल कम है तो यहाँ लोगों की संख्या भी कम है। नेक्स्ट देखिए 62 में मतदाता संख्या की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा। अब कर रहा मतदाता की दृष्टि से, यानी कि मतदाता संख्या है उसमें सबसे ज़्यादा लोगों की संख्या है, जनसंख्या है, उस दृष्टि से देश का सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र। तो अभी हम लोगों ने क्या देखा, अभी हम लोगों ने देखा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे छोटा लक्षद्वीप था। और उसके बाद जो है अब हम लोग जानेंगे कि मतदाता संख्या यानी कि जनसंख्या की दृष्टि से वह हो जाएगा मलकाजगिरी आंध्र प्रदेश में सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र है जनसंख्या की दृष्टि से। यह जो जनसंख्या 31 लाख को कवर करता है, तो ये ध्यान में रखिएगा, मलकाजगिरी आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट देखिएगा 23 में कौन सा संवैधानिक संशोधन राज्यों में चुने जाने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाने से संबंधित है। अब प्रश्न है कि कौन सा संवैधानिक संशोधन हुआ। ऑप्शन में 6वां 22वां, उस बी में है 13वां 38वां और सी में 7वां 31वां। तो प्रश्न सी ही होगा जो संवैधानिक संशोधन है जिसमें क्या लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ने से संबंधित है। अब प्रश्न उठता होगा आपके माइंड में कि 7वां तो ऐसा चर्चा नहीं, हाँ 7वां जरूर 1956 ईस्वी में हुआ। तो इसमें क्या किया गया, जो पहले ग्रुप में थे यानी कि जो वर्गों में राज्य थे उसे क्या किया गया 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया। फिर 31वां आप देखेंगे जो 1900 कब होता है 73 ईस्वी में, जिसमें लोकसभा की सीटों की संख्या हम लोगों ने देखा जो मूल संविधान में 500 था उसे बढ़ाकर क्या किया गया 545 तक पहुंचाया गया था। तो इसी संविधान, तो ऑप्शन नंबर सी इसका पर्याप्त होगा। 24 में आइए लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधित्व चुने जाते हैं। अब कह रहा लोकसभा में जो केंद्र शासित प्रदेश के प्रतिनिधित्व होते हैं वो किस तरह चुने जाते हैं, क्या प्रत्यक्ष निर्वाचन विधि द्वारा, अप्रत्यक्ष द्वारा, नामांकन द्वारा, उपयुक्त सभी द्वारा। तो आपको स्पष्ट होगा कि जो लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेश, चाहे वो केंद्र शासित प्रदेश हो या राज्य शासित प्रदेश हो, तो दोनों का जो है प्रत्यक्ष निर्वाचन ही होता है। अप्रत्यक्ष निर्वाचन किसका होता है, वो राज्यसभा के सदस्यों का होता है, जिसमें हम लोगों ने देखा कि उसके निर्वाचक मंडल में विधानसभा के निर्वाचित सदस्य क्या होते हैं, वो भाग लेते हैं। नेक्स्ट देखिएगा 25 में राष्ट्रपति लोकसभा के दो सदस्यों को निम्न का प्रतिनिधित्व देने के लिए नामित कर सकता है। अब कह रहा है कि जो राष्ट्रपति है लोकसभा के 2 सदस्यों को निम्न का प्रतिनिधित्व देने के लिए नामित कर सकता है। किसको कर सकता है, तो हम लोगों ने चर्चा किया कि अनुच्छेद 331 के अनुसार राष्ट्रपति को यदि लोकसभा में एंग्लो इंडियन का प्रतिनिधित्व कम प्रतीत हो तो उस परिस्थिति में 2 एंग्लो इंडियन को वो नियुक्त कर सकता है। नेक्स्ट देखिएगा 26 में लोकसभा में निम्नलिखित में से किसके लिए स्थान आरक्षित किया गया है। तो अब ऑप्शन में अनुसूचित जाति के लिए किया गया है कि अनुसूचित जनजाति के लिए गया कि आंग्ल भारतीय के लिए, तो सभी के लिए किया गया। अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए कौन सा अनुच्छेद में किया गया, अनुच्छेद 330 में इसके बारे में कहा गया है। और आंग्ल भारतीय जो वर्ग हैं या आंग्ल भारतीय वर्ग, यह किसके लिए किया गया है, यह कहा गया है अनुच्छेद 331 में। तो जिसमें हम लोगों ने जाना तो यह सभी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। अब हम लोग थोड़ा ये भी जान लेते हैं कि अनुसूचित जाति के लिए कितने सीटों को आरक्षित किया गया, वह हो जाएगा 84, अनुसूचित जनजाति का हो जाएगा 47। नेक्स्ट आइए 27 में लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति को न्यूनतम आयु होनी चाहिए। अब कह रहा लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति का न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए, वह 25 वर्ष होना चाहिए और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष। नेक्स्ट देखिएगा 28 में कौन सा
राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधित्व लोकसभा में भेजता है? करा इनमें से कौन सा राज्य है जो लोकसभा में सबसे अधिक प्रतिनिधित्व भेजता है? तो हम लोग जानते हैं बिहार, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश। तो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश है, चाहे वो विधानसभा की बात हो, चाहे वो विधान परिषद की बात हो, चाहे वो लोकसभा की बात हो, चाहे वो राज्यसभा की बात हो। यानी कि सभी में जनसंख्या भी यहाँ सबसे ज़्यादा सर्वोच्च पर 19 करोड़ के साथ प्रथम स्थान पे तो यूपी ही है ना। तो इसलिए सबसे ज़्यादा क्या करता है, प्रतिनिधित्व को भेजता। तो हम लोग यह भी जानेंगे कि लोकसभा सीटों की संख्या यहाँ कितनी है। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश में 80 है और वहीं राज्यसभा की क्या हम लोग जाने थे, राज्यसभा में 31 है। तो ध्यान में रखेंगे। और विधान परिषद में कितना था, 403 था और विधान परिषद में 99 था। और बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो आपको पता होना चाहिए 40 है। और मध्य प्रदेश में कितना है, 29 है लोकसभा सीट। और पश्चिम बंगाल में 42 है। यानी पश्चिम बंगाल के बाद बिहार का ही नंबर आता है ना। बिहार नहीं आता हुआ शायद, वो 39, हाँ 39 तो इससे पहले है ना बिहार से। तो ये क्रम है लोकसभा सीटों का। नेक्स्ट देखिएगा, 29 में निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही नहीं है। अब पता करना है कि सही नहीं। क्या आंध्र प्रदेश में लोकसभा सीट 25 है? तो क्या यह सही है, सही नहीं है? अब ये पता करना है आपको। तो लोकसभा में जो आंध्र प्रदेश में सीटों की संख्या वो बिल्कुल सही बात है, 25 सीट है। क्या असम में 13 सीट है? तो बिल्कुल नहीं। असम में लोकसभा का 13 सीट ना होकर वो 14 सीट है। पंजाब में क्या 13 सीट है? बिल्कुल सही बात है कि लोकसभा का पंजाब में 13 सीट है। तो ध्यान में रखेंगे। उसके बाद है पश्चिम बंगाल में क्या है, लोकसभा का सीटों की संख्या 42, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो एक इसमें मिस्टेक किया गया, कम लिख दिया गया है। अब 29 के बाद हम लोग 30 में आते हैं। 30 में क्या कह रहा है, 30 में कह रहा है किस राज्य का लोकसभा एवं राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है। कह रहा है कि किस राज्य का। तो अभी हम लोगों ने जाना था कि उत्तर प्रदेश ऐसा है जहां लोकसभा और राज्यसभा, तो क्या आखिर में कितने सीटों को प्रतिनिधित्व करता है। तो लोकसभा के लिए हुआ 80 सीटों का और राज्यसभा के लिए 31 सीटों का प्रतिनिधित्व करता है। और यह इतना प्रतिनिधित्व करने के बाद वह सबसे सर्वोच्च स्थान पर, प्रथम स्थान पर है पूरे देश में। तो हो जाएगा उत्तर प्रदेश। मध्य प्रदेश कितना था, मध्य प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या 19 थी। क्या राज्यसभा सीटों को, तो राज्यसभा सीटों का 11 था। महाराष्ट्र में लोकसभा सीटों का 42, अभी चर्चा किए। 42 महाराष्ट्र में, नहीं नहीं 42 तो था पश्चिम बंगाल में, यहाँ 48 हो जाएगा। 48 महाराष्ट्र में लोकसभा और राज्यसभा के लिए 19 सीट था। आंध्र प्रदेश में कितना था, अभी हम लोग चर्चा किए कि आंध्र प्रदेश में 25 लोकसभा सीट और 11 राज्यसभा। नेक्स्ट देखिएगा, झारखंड लोकसभा क्षेत्र में लोकसभा सीटों के लिए कुल संख्या कितनी है। यह भी प्रश्न अच्छा है। 14, 16, 18, 20। तो जानिए कौन होगा। तो वह देखिए 20 किसी भी क्षेत्र का है ही नहीं, चाहे कोई राज्य हो भारत का। 18 भी किसी राज्य का नहीं। 16 शायद 16 भी किसी राज्य का नहीं है। तो 14 हो जाएगा, वह झारखंड क्षेत्र के लोकसभा सदस्यों का संख्या है। नेक्स्ट देखिएगा, अब 32 में करा निम्नलिखित राज्यों में से किस युग्म को लोकसभा में समान सीटें प्राप्त है। अब यहाँ पे आपको देखना है कि कहाँ लोकसभा की समान सीटें। पंजाब में क्या था, 13 था लोकसभा सीटें। असम में कितना है, तो असम में आप ध्यान रखेंगे कि 14 सीट है। तो ये तो समान नहीं है। गुजरात में लोकसभा सीटों की संख्या 26 है। राजस्थान में कितना है, 25 है। 26 नहीं 25 है। तो यहाँ भी अंतर हो गया एक। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या 29, तमिलनाडु में 39। चलिए ये भी नहीं। अब बचा दो, आंध्र प्रदेश में 25 और राजस्थान में 25। यानी यह दोनों, जो ऑप्शन नंबर डी है, आंध्र प्रदेश और राजस्थान में जो लोकसभा सीटों की संख्या दोनों में 25-25 निर्धारित है। नेक्स्ट 33 में आते हैं। उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त लोकसभा में किन दो राज्यों का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है, यानी उत्तर प्रदेश के बाद। तो उत्तर प्रदेश का कितना था लोकसभा सीट, वह लोकसभा सीट था 80 था। दूसरे नंबर पर कौन था, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र 48 था। और तीसरे नंबर पर क्या था, 42 पश्चिम बंगाल था। तो ये क्रम है, यानी कि महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल क्या होगा, यूपी के बाद में इसकी स्थान होगा द्वितीय और तृतीय क्रम में। ध्यान में रखेंगे। बिहार में कितना था, 40 था। आंध्र प्रदेश की तो चर्चा हम लोग कर ही लिए कि 25 था। कर्नाटक में कितना था, तो कर्नाटक में जो है वह 28 है। आंध्र प्रदेश में 25 है। तमिलनाडु में तो चर्चा हुई 39 है और राजस्थान में 25 है। नेक्स्ट देखिएगा 34 में कहा वर्तमान में किस राज्य का लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या के हिसाब से दूसरा स्थान है। पहले स्थान पर तो यूपी है, वह कितना 80 के साथ। दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र है और तीसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल। चौथे स्थान पर शायद बिहार 40 आ रहा है। और मध्य प्रदेश तो हम लोग चर्चा किए, मध्य प्रदेश का 29 था और आंध्र प्रदेश का कितना, शायद 25 था। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। तो ये था क्रम। नेक्स्ट देखिएगा 35 में, उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक संसदीय क्षेत्र, तो महाराष्ट्र का हो जाएगा 48, बिहार का तो 40 था, मध्य प्रदेश का 29 था और तमिलनाडु का 39 था। एक देखिएगा बिहार में लोकसभा की सीटों की कुल संख्या कितनी है। तो बिहार में है 40 है। अब हम लोग थोड़ा बिहार के बारे में और जान लेते हैं। क्या विधानसभा के क्षेत्र, तो विधानसभा क्षेत्र 243 था। क्या बिहार में विधान परिषद भी है, बिल्कुल भी है, विधान परिषद 75 सीट। क्या राज्यसभा भी है, तो बिहार की जो राज्यसभा सीटों की संख्या है
वह ध्यान करिए। राज्यसभा सीट की संख्या बिहार में कितना है, तो बिहार में राज्यसभा सीटों की संख्या शायद 16 है, तो यह ध्यान में रखना, राज्यसभा सीटों की संख्या 16। नेक्स्ट आएंगे 37 में, छत्तीसगढ़ राज्य में लोकसभा सीटों का निर्वाचन क्षेत्र है। अब आ जाइए छत्तीसगढ़ जो मध्य प्रदेश के बाद और झारखंड, ये झारखंड के थोड़ा नीचे आ जाइए और उड़ीसा के जस्ट पश्चिमी सीमानारा में। तो छत्तीसगढ़ में लोकसभा सीटों की संख्या वह 11 है। अब प्रश्न उठता क्या 9 भी किसी राज्य में है? किसी राज्य का नहीं। 13 है किसी, 13 हाँ पंजाब का है, तो 13 है। 18, 18 भी किसी राज्य का नहीं। नेक्स्ट 38 में देखिए, निम्नलिखित 4 राज्यों में से किस राज्य में लोकसभा में सबसे कम सदस्य हैं? यह भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है। तो सबसे कम सदस्य किसका है? आंध्र प्रदेश में क्या था, याद करिए 25 था। और हरियाणा में कितना था? हरियाणा में आपका था, हरियाणा में 10 है। और उड़ीसा की बात किया तो उड़ीसा में 21 है और केरल में 20 है। अब आप देख लीजिए कि इन परिस्थिति में सबसे कम लोकसभा सीटों की संख्या क्या, वह हरियाणा ही हो जाएगा, मात्र 10 है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, जहां तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, कौन से राज्य दूसरे और तीसरे दर्जे पर है? तो पहले दर्जे पर तो यूपी है, कितने स्थानों के साथ? वह 80 सीटों के साथ। कौन? लोकसभा की सीटों के साथ प्रथम स्थान पर। दूसरे स्थान पर कौन है? महाराष्ट्र 48 सीटों के साथ द्वितीय स्थान पर। तृतीय स्थान पर कौन है? 48 के बाद 42 पश्चिम बंगाल, ये क्रम है द्वितीय तृतीय। चौथे स्थान पर बिहार 40 के साथ। नेक्स्ट हम लोग आइए, चलिए और आगे भी ऑप्शन में देख लेंगे। मध्य प्रदेश है, तो मध्य प्रदेश में 29 था, तमिलनाडु में 39 था, उसके बाद मध्य प्रदेश में कितना था? 29 था, महाराष्ट्र में 48 था, बिहार में 40 था और महाराष्ट्र में 48 था। नेक्स्ट देखेंगे 40 में, लोकसभा में किस संघ शासित क्षेत्रों के सर्वाधिक प्रतिनिधित्व निर्वाचित होकर आते हैं? यह भी प्रश्न अच्छा है। तो किस संघ शासित क्षेत्रों से? अब बताइए, कुछ संघ शासित प्रदेश ऐसे हैं जहाँ पर क्या लोकसभा प्रतिनिधित्व निर्वाचित होकर आते हैं, तो आपको ये ध्यान में रखना कि वो लोकसभा कौन से हैं। तो दिल्ली में तो ऑलरेडी विधानसभा भी है, तो यहाँ से क्या होते हैं, ये दिल्ली से यहाँ पर आपको बता दें कि जो दिल्ली का जो है, जो विधानसभा, उसकी संसद बनाने का अधिकार होता है केंद्र शासित प्रदेश का, तो जब वो उसका बनाया था तो विधानसभा के साथ जो मंत्री परिषद होता है उसकी भी संख्या सीमित की गई थी, 7 की गई थी। तो ध्यान में रखेंगे, चर्चा आगे होगी। तो यहाँ पर पूछा है संघ शासित प्रदेश, तो दिल्ली जो है वह कितना प्रतिनिधित्व करता है? वह सबसे मतलब प्रतिनिधित्व जो कर रहा है लोकसभा का, वह दिल्ली कर रहा है। अब प्रश्न उठता है दिल्ली कितना कर रहा है? तो वह 7 सीटों का कर रहा है दिल्ली लोकसभा, और राज्यसभा भी कर रहा है बिल्कुल, तो वह 3 सीटों का कर रहा है। अब प्रश्न उठता है कि पांडुचेरी, क्या पांडुचेरी में भी लोकसभा 1 सीट का पांडुचेरी भी कर रहा है? क्या पांडुचेरी में विधानसभा है? बिल्कुल है, 30 सीटों के साथ विधानसभा यहाँ भी है। अब लक्षद्वीप की प्रश्न उठता है, क्या लक्षद्वीप में है? तो लक्षद्वीप में भी लोकसभा सीट है, लेकिन यहाँ विधानसभा नहीं है। आगे हम लोग जब पढ़ेंगे तो जानेंगे कि लक्षद्वीप में विधानसभा नहीं होने के कारण यहाँ के जो शासक, जो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? वो प्रशासक कहलाते हैं। अंडमान निकोबार, तो अंडमान निकोबार में भी क्या है? कुछ नहीं है, यानी कि यहाँ पर हाँ लोकसभा 1 है और अन्यथा इसमें विधानसभा नहीं है। 41 में देखिएगा, संघ शासित क्षेत्र दिल्ली में कितने प्रतिनिधित्व को निर्वाचित कर लोकसभा भेजता है? तो जो लोकसभा सीटों की संख्या वो 3 है और राज्यसभा के लिए वो 3 सीट है, तो ध्यान में रखिएगा। और यहाँ विधानसभा की सीटों की संख्या वो 70 है। नेक्स्ट देखेंगे 42 में, लोकसभा का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व के आधार पर राज्यों का सही क्रम चुनना। अब जो ऑप्शन है उसमें क्रम चुनना। मध्य प्रदेश में आपको चर्चा की 29 था, उत्तर प्रदेश में 80 था और पश्चिम बंगाल में कितना था? 42 था। उत्तर प्रदेश में 80 था, महाराष्ट्र में 48 था, पश्चिम बंगाल में 42 था। ये क्रम तो हमें सही लग रहा है क्योंकि प्रथम, द्वितीय और तृतीय क्रम का आ गया, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे भी देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार बिल्कुल नहीं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में तो 29 है, तो नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट में 43 में आइए, लोकसभा का समानता कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? जिस तरह से राज्यसभा का जो कार्यकाल था वो 6 वर्ष था, क्या लोक राज्यसभा को विघटन किया सकता है? बिल्कुल नहीं। उसके प्रत्येक जो सदस्य होते थे वह 2 वर्ष के बाद सेवानिवृत्त होते थे, लेकिन जो यहाँ पर लोकसभा कार्यकाल हुआ 5 वर्ष का हो जाएगा। नेक्स्ट 44 में देखते हैं, आपातकाल के दौरान संसद के लोकसभा के कार्यकाल को एक बार में कितने समय के बढ़ाया सकता है? आपको पता होगा जब आपातकाल लगा हो तो उस परिस्थिति में 1 माह के अंदर संसद में उसे पारित करना आवश्यक हो। हाँ, वो स्थिति अलग है कि अगर लोकसभा का विघटन हो गया, नहीं चल रहा तो राज्यसभा पारित कर देता है, तो वह क्या हो जाएगा? वह लागू हो जाएगा। और जैसे ही लोकसभा चलेगा उसे 30 दिन के अंदर पास करना होता है। ये क्राइटेरिया होता है आपातकाल लागू करने का। आपातकाल का कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 352 में इसके बारे में कहा गया है। और किस परिस्थिति में लगाया जा सकता है राष्ट्रीय आपातकाल? वह युद्ध एवं बाहर आक्रमण की स्थिति में लगाया जा सकता है, क्योंकि राष्ट्रीय आपात के लिए आपातकाल का यूज किया जाता है और राष्ट्रपति शासन के लिए तो राष्ट्रपति शासन का यूज किया जाता है। वह किसी भी राज्य में संवैधानिक तंत्र अगर क्या हो, फेल हो गया हो या वहाँ पालन नहीं किया जा रहा तो उस परिस्थिति में राष्ट्रपति द्वारा डिसीजन लिया जाता है। 45 में देखिए, किसी भी दशा में आपातकाल की घोषणा प्रवृत्त ना रहने के बाद, प्रवृत्त का मतलब ही होता है आरंभ होना, तो ये ध्यान में रखिएगा। थोड़ा वर्ड कभी कभी ऐसा यूज होता है हिंदी का जो समझने में दिक्कत होता है। तो प्रवृत्त जिसका आरंभ हुआ हो, यानी कि उद्घोषणा का जो आरंभ हुआ ना रहने के बाद उपयुक्त अवधि कितने समय के लिए आगे नहीं बढ़ाई जा सकती। अगर उद्घोषणा को क्या कर दिया गया? आरंभ कर दिया गया, तो उसे 1 माह के अंदर क्या करना होगा? संसद में पारित करना होगा, अन्यथा नहीं पारित करेगा तो 1 महीना के बाद स्वाभाविक स्वरूप से वह क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा।
46 में देखिए, हाँ एक प्रश्न ये भी उठता है कि आप जो आपातकाल को कितने समय के लिए बढ़ा सकते हैं। तो आप लोकसभा में पास कर करके और मतलब संसद में पास करके प्रत्येक 6 महीना के लिए बढ़ा सकते हैं, 1 1 साल के लिए और अनगिनत समय तक बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, लोकसभा के में कोरम पूरा करने के लिए कम से कम कितने सदस्यों की जरूरत होती है। कोरम का होता है कि बैठक को संबोधन यानी बैठक चलने के लिए, सदन चलने के लिए जो सबसे न्यूनतम सदस्यों की आवश्यकता होती है वो कोरम कहलाता है, गणपूर्ति। तो वह कुल सदस्य का 1/10 भाग, यानी लोकसभा चल रहा हो तो 545 का 1/10 क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा यानी भागा दीजिए, यानी 44 55 सदस्य उपस्थित होना चाहिए। चाहे जो विधानसभा रहेगा तो उसका 1/10 लिएगा जितना सीट रहेगा। 47 में देखिए, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक अवस्था में बढ़ाया जा सकता है। किस परिस्थिति में, जब युद्ध चल रहा हो, जब राष्ट्रीय आपात लागू हो, जब राष्ट्रपति अपने विवेक से ऐसा निर्णय हो, मुख्य निर्वाचन आयुक्त ऐसा निर्णय ले। देखिए, जब राष्ट्रीय आपात लागू हो, राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352 के साथ युद्ध, आक्रमण और बाहर की स्थिति में लगाया जाता है, तो इसी परिस्थिति में क्या कह सकता है, लोकसभा के कार्यकाल को 5 वर्ष से बढ़ाकर उसे बढ़ाया जा सकता है 1 वर्ष के लिए। नेक्स्ट देखेंगे, लोकसभा के किसी सदस्य की सदस्यता को कितने दिनों तक लगातार अनुपस्थित रहने पर समाप्त हो जाती है। देखिए, वह सिर्फ लोकसभा सदस्यों के लिए नहीं होता, चाहे वो अगर विधायक भी हो तो विधायक के लिए भी वही टाइम होता है कि अगर आप 2 माह यानी 60 दिन तक बिना क्या हो कारण के और बिना नोटिस दिए अनुपस्थित रहते हो तो आपकी सदस्यता खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट देखिएगा, 49 में संसद सदस्यों के प्रतिमाह वेतन के रूप में कितना रुपया प्राप्त होता है। तो सांसदों को जो वेतन दिया जाता है वह कितना दिया जाता है, ऑप्शन में है 1 लाख, तो वह 1 लाख दिया जाता है। अन्य बहुत सारे भत्ते मिलते हैं, वेतन भत्ता मिलता है, सुविधाएं मिलते हैं। राज्यसभा की तो चर्चा करेंगे तो आप एकदम अचंभित हो जाएंगे। मतलब कहिए कि उसका राज्यसभा का तो सैलरी के नाम से मात्र 16,000 है, लेकिन इतने जो सुविधाएं हैं, जो मिलते हैं, अर्हताएँ हैं, वो काफ़ी अधिक है। आप देखेंगे फिर क्या कह लिए, कार्यालय के लिए 20,000, फिर उसके बाद फिर और मेंटेन के लिए फिर मतलब बहुत सारा ऐसा चीज़ है जिसमें 50,000 वार्षिक जो है क्या कर सकते हैं, यूनिट यूज कर सकते हो प्रति वर्ष। उसके बाद 5,000 किलो लीटर पानी फ्री दिया जाता है। फिर 2 टेलीफोन दिया जाता है जिसका बिल वो एक घर पर रख सकते हैं, एक ऑफिस में रख सकते हैं। इस प्रकार से हवाई यात्रा दिया जाता है, 29 हवाई यात्रा दिया जाता है, फ्री कर सकते हैं, आपके एक रिलेशन के साथ कर सकते हैं, आपके रिलेशन फिर एक 8 बार। तो ये सभी बहुत सारे सुविधाएं होते हैं जो चर्चा कभी हम लोग छोटा सा टॉपिक बनाकर करेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने जान लिया प्रतिमा 1 लाख। नहीं देखेंगे, संसद सत्र में उपस्थित रहने के लिए संसदीय समितियों की बैठक में भाग लेने के लिए संसद को कितना दैनिक, अगर संसद चल रहा हो उसमें संसद भाग ले रहे हैं, उपस्थित हो रहे हैं, तो उनके लिए क्या होता है, 2,000 दैनिक भत्ता दिया था और शायद राज्यसभा को 1,000 होता है। तो ध्यान में रखेंगे, संसद को सुचारू रूप से अपना कार्यालय को चलाने के लिए प्रत्येक महीना जितने भी सांसद हैं उनके कार्यालय को चलाने के लिए कितना पैसा दिया था, वो 45,000 दिया जाता, पर मंथ दिया जाता है। लोकसभा का सदस्यता अपना त्यागपत्र किसको देता है, तो लोकसभा जो सदस्य होंगे वो अपना त्यागपत्र, स्वाभाविक सी बात है, लोकसभा अध्यक्ष को ही देंगे। नेक्स्ट देखेंगे 53 में, किस वर्ष से भूतपूर्व संसद सदस्यों के लिए पेंशन की व्यवस्था लागू की गई थी। कहना किस वर्ष से भूतपूर्व संसद के सदस्यों के लिए, वह 1971 था, 1975 था, 1976 था और वह 1978 था, तो वह हो जाएगा 1976 वर्ष से पूर्व पेंशन सदस्यों के लिए व्यवस्था क्या थी, संसद सदस्यों के लिए पेंशन की व्यवस्था लागू की गई थी। कौन किस वर्ष से, 1976 से, उससे पहले नहीं था। नेक्स्ट 54 में देखिए, लोकसभा की बैठक के अंतिम तिथि और दूसरी बैठक की प्रथम तिथि के बीच, यानी अंतिम है और दूसरी का प्रथम, तो क्या होना चाहिए, कम से कम कितना दिन का अंतराल होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए कि कम से कम 6 महीना का अंतराल होना चाहिए। और जैसे 6 महीना का अंतराल होगा तो वर्ष में 2 बार संसद चलना अनिवार्य होगा। ऐसे 3 सत्र होता है, समर, विंटर और मानसून। नेक्स्ट देखिएगा, लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं, तो कम से कम पूछ रहा था, कम से कम 2 बार, क्योंकि मैक्सिमम मिनिमम के बीच जो अंतर आ रहा था वो क्या आ रहा था, 6 मंथ आ रहा था, तो उसके अनुसार हो जाएगा वर्ष में 2 बार हो जाएगा। उसके बाद 56 में, राष्ट्रपति लोकसभा के कार्यकाल को पूरा करने से पूर्व भंग कर सकता है। बिल्कुल सही बात है कि राष्ट्रपति लोकसभा के कार्यकाल को पूरा करने के पूर्व भंग कर सकता है। किसकी, प्रधानमंत्री की सलाह पर कर सकता है, उपराष्ट्रपति की सलाह पर कर सकता है। देखिए, जो राष्ट्रपति है लोकसभा कार्यकाल वह प्रधानमंत्री की सलाह पर वो कर सकता है, उसे भंग कर सकता है। तो ये तो था प्रश्न हम लोगों ने देखा। अब शेष हम लोग जो टॉपिक है उसे हम लोग अगले अध्याय में देख लेंगे। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आपको यह क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर सजेस्ट करें।